हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिन्हें फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए ही इंक्लूड किया गया है। अब ये कॉन्सेप्ट्स सिटीजन्स और इन सम केसेस नॉन सिटीजन्स के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने में काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। उन कॉन्सेप्ट्स में से एक है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। जल्दी ही डिफरेंट सेमेस्टर्स के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और आप आर्टिकल 13 की इंपॉर्टेंस तो जानते ही हैं। सभी चीज़ों को ध्यान से समझेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स को डिस्कस करने से पहले आर्टिकल 13 को समझना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसी आर्टिकल के अंडर ये डॉक्ट्राइन फॉल करता है। अब आर्टिकल 13 क्लॉज 1 सिंपली ये कहता है कि जो भी लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्स होने से पहले यानी 26 जनवरी 1950 से पहले एग्जिस्ट करते हैं, अगर उन लॉज में कुछ इनकन्सिस्टेंसी है, मतलब अगर उन लॉज में कुछ ऐसी इनकन्सिस्टेंसी है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है, तो उस लॉ को उस इनकन्सिस्टेंसी तक वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। देखिए आर्टिकल 13 क्लॉज 1 सिंपली प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज से डील करता है। देखिए 26 जनवरी 1950 की ये डेट आर्टिकल 13 को डिस्कस करते टाइम इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये वही डेट है जिस डेट पर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था। और इसी डेट की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन से लॉज प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होंगे, मतलब कौन से ऐसे लॉज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्स होने से पहले एग्जिस्ट करते थे, और कौन से लॉ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होंगे, मतलब ऐसे लॉज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्स होने के बाद एग्जिस्ट करते हैं। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 को एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं अगर कोई भी लॉ एनफोर्स हो रखा है 26 जनवरी 1950 से पहले, जो कि फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है, मतलब एक ऐसा लॉ जो कि 26 जनवरी 1950 से पहले एग्जिस्ट करता है, लेकिन उस लॉ में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वो लॉ फंडामेंटल राइट्स के साथ मेल नहीं खा पा रहा है, तो उस लॉ को वहां तक जहां तक वो इनकंसिस्टेंसी मौजूद है वहां तक उस लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। देखिए जरूरी नहीं है कि एक लॉ के कुछ हिस्से को ही वॉइड डिक्लेयर किया जाए, अगर पूरा लॉ ही इनकंसिस्टेंट है तो पूरे लॉ को भी यहां वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। वहीं अगर हम आर्टिकल 13 क्लॉज 2 को देखते हैं तो क्लॉज 2 सिंपली ये कहता है कि स्टेट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएगा जो लॉ एब्रिज करता होगा, यानी वायलेट करता होगा पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए राइट्स को, जो कि हैं फंडामेंटल राइट्स। और अगर ऐसा कोई लॉ बन भी जाता है जो कि कंट्रावेंशन में है फंडामेंटल राइट्स के, तो उस लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा टू दैट एक्सटेंट। तो स्टेट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएगा जो लोगों के राइट्स को उनसे वापस ले ले, बेसिकली फंडामेंटल राइट्स को उनसे वापस ले ले, या स्टेट ऐसा कोई लॉ भी नहीं बनाएगा जो लॉ लोगों के फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन करे। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है इस कंटेक्स्ट में। जैसा कि आपने देखा आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के ऊपर काइंड ऑफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके अकॉर्डिंग जो भी लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्स होने से पहले एग्जिस्ट करते थे उनमें से इनकंसिस्टेंसी रिमूव करता है यहाँ आर्टिकल 13 क्लॉज 1। वहीं पे आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ऐसे लॉज में से इनकंसिस्टेंसी रिमूव करेगा जो लॉज यहाँ पे होंगे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो लॉ बने होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्स होने के बाद। इन शॉर्ट आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन को एंश्योर करता है और रिमूव करता है इनकंसिस्टेंसी को, जो कि प्रेजेंट हो सकती है किसी भी लॉ में। चलिए अब बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स के बारे में। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स के अकॉर्डिंग कुछ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज ऐसे भी हो सकते हैं जो भले ही इनकंसिस्टेंट और इनकम्पैटिबल ही क्यों ना हो फंडामेंटल राइट्स के साथ, लेकिन फिर भी उन्हें वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें कुछ टाइम के लिए स्लीपिंग या डॉर्मेंट पोजीशन में छोड़ दिया जाता है। मतलब कुछ टाइम के लिए वो लॉज ऑपरेशन में नहीं रहते तब तक जब तक लेजिस्लेचर कोई अमेंडमेंट के थ्रू उन लॉज में से इनकंसिस्टेंसी को रिमूव नहीं कर देता। और अगर उन लॉज में से इनकंसिस्टेंसी रिमूव हो जाती हैं और वो लॉज फिर से कंपैटिबल हो जाते हैं विद द फंडामेंटल राइट्स, तब वो लॉज दोबारा ऑपरेशन में आ जाएंगे। मतलब जो लॉज अभी तक स्लीपिंग पोजीशन में थे, जो लॉज अभी तक सो रहे थे, वो इनकंसिस्टेंसीज रिमूव होने के बाद जाग जाएंगे। देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स कहता ही ये है कि अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है भी जो कि इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो उस प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को अभी के लिए नल एंड वॉइड डिक्लेयर ना किया जाए, उस लॉ को ऐसे ही स्लीपिंग और डॉर्मेंट पोजीशन में छोड़ दिया जाए। फिर आगे जाके लेजिस्लेचर एक अमेंडमेंट के थ्रू उस प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में से इनकंसिस्टेंसीज को रिमूव कर सकता है। चलिए इस डॉक्ट्राइन को एक एग्जाम्पल की हेल्प से और क्लियर करते हैं। देखिए एक चीज का आप ध्यान रखिए, इस एग्जाम्पल में जो भी लॉज को मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ वो लॉज असली में एग्जिस्ट नहीं करते, बस आप लोगों को समझाने के लिए ये चीजें मेंशन करना यहाँ जरूरी हो जाता है। चलिए मान लीजिए एक लॉ है जिसका नाम है फ्रीडम ऑफ पीपल एक्ट 1943। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ये एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। अब इस एक्ट का सेक्शन 10 इनकंसिस्टेंट है आर्टिकल 19 के साथ, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन कोर्ट इस सेक्शन 10 को नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं करते। इस फ्रीडम ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 10 को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और ये सेक्शन
10 ऑपरेशन में भी नहीं रहता। अब फिर 1953 में लेजिस्लेचर एक अमेंडमेंट के थ्रू इस सेक्शन 10 में जो भी इनकंसिस्टेंसी थी उन्हें रिमूव कर देते हैं, जिसके बाद ये सेक्शन 10 दोबारा कंसिस्टेंट और कंपैटिबल हो जाता है विद द फंडामेंटल राइट्स, और फिर ये सेक्शन 10 दोबारा ऑपरेशन में आ जाता है। सो इस तरह एक लॉ को कुछ टाइम के लिए स्लीपिंग पोजीशन में छोड़कर और वॉइड डिक्लेयर किए बिना भी उसे काइंड ऑफ अ रिपेयर करके दोबारा एक्शन में लाया जा सकता है। ये चीज पॉसिबल है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स के थ्रू। देखिए आर्टिकल 13 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी आर्टिकल 13 का यूज़ करके कोर्ट्स यहाँ किसी भी ऐसे लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं जो लॉ यहाँ पे लोगों से उनके राइट्स वापस ले रहा है या उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है, हनन कर रहा है। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।